अस्सलामुअलैकुम। पेशे खिदमत है कहानी सदियों का सहर। नेक्स्ट एपिसोड। दूसरी सुबह। सबकी हालत गैर थी सिवाय सादान के। ना जाने सादान को क्या हो गया था। इससे कबल वो इस हालत में कभी नजर नहीं आया। सफ़र करते हुए मैंने उससे ये सवाल कर लिया, सादान, तुम में हैरत अंगेज तब्दीलियाँ देख रहा हूँ। कैसी तब्दीलियाँ चाचा जान? उसने मुस्कुरा कर पूछा। तुम्हें बेहतरीन कुव्वत इरादी का मुजाहरा करते देख रहा हूँ। सादान चंद लम्हात के बाद बोला, चाचा जान, मैं आपको पहले भी कुछ हकीकतें बता रहा हूँ। दर हकीकत ये कुव्वत इरादी मेरी अपनी मेरास नहीं थी, बल्कि यूं लगता है जैसे मुझे बख्शी गई है। क्या मतलब? मैंने सवाल किया। आप यकीन कीजिए चाचा जान कि ये सब कुछ मेरी अंदरूनी कुव्वतों का करिश्मा नहीं है। उस वक्त से जब मैंने उस संदूक के राज को पाया और मुझे ये इल्म हुआ कि मेरे शानों पर एक ऐसी जिम्मेदारी है जो मेरे आबा अजदाद उठाते चले आए हैं और उसे पूरा करने में नाकाम रहे हैं, एक अज़्म मेरे अंदर से उभरा। मैंने सोचा कि इस पुरस्कार और हौलनाक कहानी का अंजाम मुझ पर है और यकीनी तौर पर मुझे ही उस खून आशाम मलका के खात्मे का शरफ बख्शा जाएगा। चाचा जान, मैंने उस वक्त सिर्फ एक बात सोची, वो ये कि जो नाकाम रहे हैं मुमकिन है उनमें कुव्वत इरादी की कमी रही हो। मैं किसी भी कीमत पर इसको अंजाम दूंगा। सारे जहां की सोहबतें मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती, क्योंकि किसी भी मिशन की अंजामदही के लिए इंसान को अपने जिस्म का रुआं रुआं वक्फ करना पड़ता है। मैंने ये अज़म अपने सीने में मौजज़न किया और इसके बाद जितनी भी सोहबतें मुझे पेश आ सकती थीं मेरे लिए बेअसर और बेमकसद हो गईं। कुछ ऐसी पुरस्कार कुव्वतें मुझे अपने दोष पर संभाले हुए हैं जो मेरे लिए भी अजनबी हैं, लेकिन मुझे ये आवाज़ें हर सिमत से सुनाई देती हैं कि मैं कामरानी की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरा कोई कदम गलत नहीं है। हम बाहर तौर अपनी मंजिल की जानिब रवां दवा हैं और रास्ते की सोहबतें कुछ भी हों, लेकिन हम कामयाबो कामरान रहेंगे। बस यूं समझ लीजिए कि मुझे अपनी मंजिल पाने की खुशी है और उस खुशी के रास्ते में कोई रुकावट नहीं हो सकती, सादान ने जवाब दिया। मैं हैरान रह गया। सफ़र जारी रहा। घने जंगल का सिलसिला अब तकरीबन ख़त्म हो गया था और अब खाल खाल दरख्त नजर आ रहे थे। फिर एक बहुत ही वसी और कुशादा झील हमारे सामने आ गई। दूर ही से झील देखकर हमारे चेहरे खिल उठे। मजदूरों ने तो झील की जानिब दौड़ लगा दी, लेकिन मीर सादिक ने उन्हें रोका और वो रुक गए। कहाँ भाग रहे हो तुम? मीर सादिक गुस्से में बोला। पानी पानी, तमाम मजदूर बैक वक्त बोले। ये पानी किसी स्विमिंग पूल का नहीं है, बल्कि अफ्रीका के घने इलाकों की एक झील है। समझे तुम लोग? यहाँ तुम्हें लाखों खतरात पेश आ सकते हैं। पहले इस झील का जायजा ले लिया जाए, उसके बाद तुम इसमें तैर सकते हो। मजदूर संभल गए और हम आहिस्ता आहिस्ता झील के करीब पहुंच गए। यहाँ की फिजा रोशन थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। झील का पानी चमक रहा था। पाट तकरीबन 100 गज चौड़ा था और जिस जगह हम रुके थे वहां से तकरीबन 1 फरलांग दूर झील दाएं हाथ को मुड़कर नजरों से ओझल हो जाती थी। चुनाचे अच्छी तरह जायजा लेने के बाद मजदूरों को इजाजत दे दी गई और वो कपड़े उतारकर गहरे पानी में कूद गए। उनके हलक से कह कह निकल रहे थे और वो बहुत खुश नजर आ रहे थे। हम लोगों ने भी तवील अरसे के बाद गुस्ल किया। ऐसी साफ शफाफ झील थी कि अंदाजा ही नहीं होता था कि ये इस तरह के किसी वीरान इलाके में है। झील का दूसरा किनारा जा बजा गढ़ों और छोटी छोटी खाइयों से भरा हुआ था। हम गुस्ल करते रहे और अचानक सादान की आवाज़ उभरी, चचा जान, चचा जान, ज़रा उस तरफ देखिए, उस तरफ, वो उस तरफ। वो एक सिमत इशारा कर रहा था। मेरे साथ सभी की निगाहें उस सिमत उठ गईं और हमने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। कोई झील के उस किनारे पर मौजूद था। यकीनन कोई इंसान ही था, शायद कोई जंगली वैशी, लेकिन वो कोहनियों के बल सर उठाए हमें देख रहा था। उसने खड़े होने की कोशिश नहीं की। हम बगौर उसे देखते रहे। फिर फारान आहिस्ता से बोला, ये क्या किस्सा है? खुदा जाने। मैंने कहा, पता लगाया जाए, कोई खतरा ना हो। खतरात तो हर जगह हैं। ऐसा करो, हम में से 2 आदमी वहां जाते हैं और उसे देखते हैं। बाकी राइफलें लेकर तैयार रहें। मुमकिन है कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ जाए। मगर उसे देखने की ही क्या ज़रूरत है? जरनाम ने कहा और हमारे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। डॉक्टर साहब, हम इन इलाकों में आए हैं तो इन्हें नज़रअंदाज करना किसी तरह मुमकिन नहीं है, मैंने कहा। मैं और सादान आहिस्ता आहिस्ता झील में उतरने लगे। कमर कमर पानी में पहुंचने के बाद हमने तैरना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद हम उस किनारे पर पहुंच गए जहां वो स्याफाम पड़ा हुआ था। स्याफाम का निचला धड़ बुरी तरह जख्मी था। उस पर जगह जगह से गोश्त गायब था और उसके जख्मों से खून रिस रहा था। इंतहाई कवी हैकल बदन का मालिक था और एक अजीब सी शख्सियत का नौजवान। उसके बदन पर इतना शदीद जख्म था, लेकिन उसके चेहरे पर करब के आसार नहीं थे।
हमें देखकर उसके सफ़ेद सफ़ेद दांत नुमाया हो गए। आंखों में थकन और निढाल सी कैफियत नजर आ रही थी। सादान और मैं उसके करीब बैठ गए। हमने उसे बगौर देखा। उसके चेहरे पर रंगीन नक्शो निगार बने हुए थे। गले में अजीबोगरीब किस्म की हड्डियों की मालाएं पड़ी हुई थीं। हमने उसके जख्म को देखा। जख्म बहुत ख़राब था। इसके लिए डॉक्टर जरनाम की फौरी ज़रूरत थी। मैंने इधर उधर देखा और फिर इशारे से जरनाम को इस तरफ बुलाया। जरनाम के लिए यहाँ तक आना एक बहुत बड़ा मसला था, लेकिन चूंकि मैं बुला रहा था इसलिए उसने झील में उतरने की तैयारियां शुरू कर दी। तब मैंने सादान से कहा, सादान, बेहतर यह है कि तुम वहाँ चले जाओ और फिर जरनाम को सूरत हाल बताओ, या फिर हम ऐसा क्यों ना करें कि इस नौजवान को उठाकर उस सिमत ले चलें। मुश्किल है, पानी में इसका जख्म और ख़राब हो सकता है, सादान ने जवाब दिया। ये बात भी समझ में आने वाली थी। सादान को दूसरे किनारे पर जाना पड़ा। डॉक्टर जरनाम अपना फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसकी तरफ आ गया। सूरत हाल चूंकि दूसरी तरफ लोगों को मालूम हो चुकी थी, इसलिए एक एक करके सभी स्याफाम के नज़दीक पहुंच गए। डॉक्टर जरनाम ने अपना बॉक्स निकाला और उसके जख्म साफ करने लगा। खासा बिगड़ा हुआ जख्म था, शायद कई दिन पुराना मालूम होता था। स्याफाम नौजवान ने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जख्म की सफाई के दौरान भी क्या मजाल जो उसके हलक से एक भी कराह निकली हो। वो बहुत ही बाहिम्मत और पुरजोश नौजवान नजर आता था और उसके जख्म पर बैंडेज कर दी गई। नौजवान हैरत से अपने जख्म पर बंधी हुई उन पट्टियों को देख रहा था। उसके चेहरे पर ममनूनियत के जज्बात थे। मुझे ना जाने क्या सूझी। मैंने किसी और जुबान में उसे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे ये जख्म कैसे आए? ये जुबान मुझे बखूबी नहीं आती थी। बस यहाँ रहकर जो मुख्तलिफ मालूमात मैंने हासिल की थी, उन्हीं के तहत जुबानें मैंने सीख ली थीं जो अफ्रीका के अंदरूनी खित्तों में बोली जाती थीं। नौजवान ने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने मंगोली जुबान में उससे यही सवाल किया। जब वो ये जुबान भी ना समझा तो मैंने सवानी जुबान में उससे कुछ टूटे फूटे अल्फाज में पूछा कि वो कौन है। फिरजौन, उसने जवाब दिया और मैं मुसर्रत से उछल पड़ा। सवानी जुबान के ये अल्फाज उसकी समझ में आ गए थे। मैंने अपनी याददाश्त इकट्ठी की और कहा, तुम्हारा नाम फिरजौन है? हाँ, नौजवान ने जवाब दिया। ये जख्म कैसे आया तुम्हारे? शेर ने मुझ पर हमला किया था, नौजवान ने जवाब दिया। ओह, किस जगह? उस जगह। नौजवान ने उंगली से एक तरफ इशारा किया और जिस तरफ उसने इशारा किया था उधर तकरीबन 7 फुट लंबा और बेहद तवाना शेर मुर्दा पड़ा था। एक नेज़ा उसके हलकूम में पेवस्त था। हम सब हैरत ज़दा रह गए। नौजवान के इशारे की तरफ सब ही ने उस तरफ देखा था। ओह, तुमने अपने दुश्मन को हलाक कर दिया? तो तुमने उसे हलाक कर दिया, सादान ने भी उस तरफ देखकर कहा। हाँ, नौजवान ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। उसकी आंखें बेहद हसीन थीं और इस कवि हैकल बदन की वजह से वह बेहद शानदार शख्सियत का मालिक नजर आता था। फिरजौन, तुम तो बहुत दलेर हो, इतने बड़े शेर को कत्ल कर डाला तुमने। फिरजौन ने कोई जवाब न दिया, बस मुस्कुराती निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर मैंने कहा, यह जख्म तुम्हारे इसी शेर ने लगाए थे? हाँ, लेकिन तुम यहाँ किस लिए आए थे? इस जख्म की वजह से मुझे चलने फिरने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मैंने सोचा कि ये कुछ बेहतर हो जाए तो मैं यहाँ से सफ़र शुरू कर दूँ। तुम कब से यहाँ हो? 4 सूरज और 4 चांद गुजर चुके हैं, नौजवान ने जवाब दिया। गोया 4 दिन? हाँ, वो बोला। क्या इस दौरान और दरिंदे यहाँ नहीं आए? मैंने पूछा। आए थे, मगर मुझे मुर्दा समझ कर चले गए। वो आहिस्ता से हंस पड़ा। वो कैसे? मैंने सवाल किया। मैं सांस रोककर औंधा लेट जाता हूँ और वो मुझे सूंघकर चले जाते हैं। खुदा की पनाह, तुम्हें खौफनाक मुश्किलात से गुजरना पड़ा होगा। नौजवान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो खामोश बैठा अपनी जगह मुझे घूरता रहा। तुम्हारा कबीला कहाँ है फिरजौन? मैंने सवाल किया और उसने फिर एक जानिब इशारा कर दिया। उस तरफ छोटी छोटी पहाड़ी टीलों की चोटियां नजर आ रही थीं। उन पहाड़ियों के दूसरी तरफ? मैंने पूछा। हाँ, हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं, मैंने सवाल किया और उसने ममनूनियत से गर्दन झुका दी। मेरे सवाल के जवाब में उसने कुछ नहीं कहा। चंद लम्हात में उसके जवाब का इंतजार करता रहा। फिर मैंने खुद ही कहा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे कबीले में ले चलूं तो तुम्हारे कबीले के लोग नाराज तो नहीं होंगे? उसने मासूमाना अंदाज में जोर जोर से गर्दन हिलाई। फिर बोला, तुम्हारा यह एहसान वो नहीं भूलेंगे। सादान और दूसरे लोग खड़े हमारी बातें सुन रहे थे। मैंने सादान की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा कर बोला, कोई हर्ज नहीं है, तुम भी सवानी जुबान जानते हो? और भी बहुत सी जुबानें सीखी हैं मैंने चचा जान, आप भूल रहे हैं। सादान मुस्कुरा कर बोला। इस वक्त मैं खुद ही को 30 मार खान समझ रहा था। मैंने हंसते हुए कहा, यह नौजवान खुशबख्ती की अलामत है हमारे लिए। सादान बोला। वो कैसे? कम अज़ कम इस जंगल में किसी दोस्त की शक्ल तो नजर आई। अगर ये लोग हमारी रहनुमाई का बायस बन सकें तो इससे उम्दा क्या बात होगी? मियाँ, इसके इम्कानात है,
भाई मसला क्या है, कुछ हमें भी तो पता चले, फरहान ने कहा और हम उसे सूरत हाल बताने लगे। फरहान गहरी सोच में डूब गया और बोला, और तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ये भी आदमखोर निकले, बज़ाहिर तो नहीं है, बहरहाल रिस्क लिया जा सकता है, स्ट्रेचर निकलवाया जाए, फरहान बोला। थोड़ी देर के बाद हम तैयार हो गए। नौजवान को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और मजदूरों ने यह स्ट्रेचर उठा लिया। नौजवान हमारी रहनुमाई करने लगा और हम पहाड़ियों की सिमत चल पड़े। सफ़र तेज़ रफ्तारी से हो रहा था। पहाड़ियों के किनारे तो इर्द गिर्द फैले हुए थे, जिसे हमने दूर से देखा। थोड़ी दूर ही थे कि हमने ढोल बजने की आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें तेज़ होती जा रही थीं। नौजवान ने स्ट्रेचर पर उठते हुए कहा, रुक जाओ, वो तुम्हारे बारे में गलत फहमी का शिकार हो गए हैं। और हम रुक गए। किसी तरह मुझे खड़ा कर दो, वो बोला, और चंद लम्हात के बाद हमने उसे खड़ा कर दिया। हम उसे दोनों तरफ से सहारा दिए हुए थे। फिर नौजवान के हलक से अजीब अजीब आवाज़ें निकलने लगीं। वो गाने वाले अंदाज में चीख रहा था। उसने मुंह के आगे भौंपू सा बना लिया। जंगल की खामोशियों में उसकी ये आवाज़ अजीब लग रही थी। देर तक वो इसी अंदाज में चीखता रहा। ढोल बंद हो गए। अब उसकी आवाज़ की गूंज और बुलंद हो गई। फिर अचानक पहाड़ियों के अकब से बेशुमार अफराद दौड़ते हुए इस तरफ आ रहे थे। उनकी रफ्तार बहुत तेज़ थी। हम सब सन्नाटे के आलम में उन्हें देख रहे थे। बड़ा खौफ महसूस हो रहा था। हसीन नौजवान के होंठों पर मुस्कुराहट थी। अब कोई खतरा नहीं है, वो बोला। मैंने उन्हें सूरत-ए-हाल से आगाह कर दिया है। हम सब खामोशी से उसे देख रहे थे। आन की आन में वो टिड्डी दल हमारे पास पहुंच गया। फिर वो स्ट्रेचर के गिर्द जमा हो गए। एक कवि हैकल बूढ़ा शख्स रोता हुआ नौजवान से लिपट गया। वो उसे बुरी तरह चूम रहा था। उन लोगों के हजूम में हम लोग नौजवान से दूर हो गए। हम उनकी कार्रवाइयाँ देखते रहे। फिर नौजवान के स्ट्रेचर को दूसरे लोगों ने संभाल लिया और बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ने लगे। अलबत्ता वो बूढ़ा शख्स हमारे करीब आ गया था। मुझे इल्म हुआ है कि तुम लोग हमारी जुबान जानते हो। हाँ, मैंने एक कदम आगे बढ़कर कहा। तुमने फिरजौन पर एहसान किया है। फिरजौन मेरा बेटा है। मेरा नाम होमानू है। मैं इस कबीले का सरदार हूँ, उसने कहा। हमें खुशी है सरदार, तुम्हारे बेटे की जान बच गई। क्या तुम कुछ अरसा के लिए हमारे मेहमान बनकर हमारे ऊपर एहसान करोगे? खुशी से सरदार, मैंने कहा, और बूढ़ा हाथ उठाकर उसी तरह चीखता रहा। बहुत से अफराद करीब आ गए और हमसे हमारा सामान हमारे हाथों से लेकर सरों पर उठा लिया। सरदार के इशारे पर हम आगे बढ़ गए। पहाड़ियों के दूसरी जानिब एक बस्ती आबाद थी, किसी कदर तहजीब याफ्ता बस्ती। वो लोग दरख्तों की छालों से बने हुए कपड़े पहने हुए थे। कुछ के लिबास खालों से बने हुए थे। एक मखसूस तर्ज के झोंपड़े बनाए हुए थे। ये झोंपड़े छोटे बड़े हर किस्म के थे। एक बहुत बड़े झोंपड़े में हमारे रहने का बंदोबस्त किया गया। हमारा सारा सामान वहाँ रख दिया गया। झोंपड़े के सामने बहुत वसी अहाता था, जहाँ दरख्त उगे हुए थे और दरख्तों के नीचे झोंपड़े बने हुए थे जो रहने के लिए इस्तेमाल होते थे। हमारी पहली तवाज़ो दूध और गोश्त से की गई। यहाँ पहुंचकर बेहद सुकून हुआ। क्या ख्याल है चचा जान? आसानियों का दौर शुरू हो गया, सादान बोला। वक्ती है सादान, मैंने कहा। हाँ चचा जान, बहरहाल शदीद मुश्किलात के बाद ये सब कुछ हुआ है, शायद, मैंने मुख्तसिर कहा। मुझे खौफ है सादान कि कहीं इनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब ना दे दे। बहरहाल मैं मुतमईन हूँ। मैं भी मुतमईन हूँ सादान। मसला उन लोगों का है, मैंने दूसरों की तरफ इशारा किया। हाँ, उनके बारे में मैं समझता हूँ तो मुझे वाकई परेशानी होती है। मुझे खौफ है सादान कि कहीं उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब ना दे दे और वो बददिल ना हो जाएं, अपना ही नुकसान करेंगे। वो क्यों? देखिए ना, ये हालात नागुज़ीर थे। हम खुद भटक गए हैं। ये सब कुछ हमारे बस में तो नहीं था। शायद इसीलिए ये खामोश हैं। ये खामोशी ही इनके हक़ में बेहतर है। अगर ये बददिल हो गए तो हम इन्हें वापसी की उजरत दे देंगे। इन्हें मिलना वही है जो हम तय कर चुके हैं, और इनके लिए वो भी बुरा नहीं है, सादान ने कहा और खामोश हो गया। कबीले वाले हमारी बड़ी खातिर कर रहे थे। रात को हमारे लिए सालम बकरे भून कर लाए थे और पहाड़ी बकरों का ये गोश्त हमें बहुत लजीज महसूस हुआ। 2 खादिमों को हमारी ज़रूरियात के लिए मुख्तस कर दिया गया। खूब रात गए बूढ़ा सरदार हमारे पास आया और उसने बताया कि फिरजौन अब ठीक है। उसने बड़ी आसानमंदी का इजहार किया है। फिर उसने अपने बारे में तफसील बताते हुए कहा, मेरे कबीले का नाम लवासिया है। होमानू एक मिशन पर कबीला शगाया गया हुआ था, लेकिन शगाए वालों ने बददियानती की और कासिद को गिरफ्तार करके लवासिया से जंग मोल ले ली, और अब शगाया लवासिया के कहर से न बच सकेगा। बस फिरजौन के सेहतमंद होने का इंतज़ार है। सरदार कई घंटे हमारे पास बैठा रहा। वो अपने कबीले के बारे में बहुत कुछ बता रहा था और हमें हैरत थी।
फरहान, मीर सादिक और जरनाम भी हमारे नज़दीक बैठे हुए थे और सादान उन्हें इस गुफ्तगू का तर्जुमा करके सुनाता जा रहा था। बूढ़े सरदार ने बताया, लवासी और शगाया की दुश्मनी अजली है और ये दुश्मनी अब तक जारी रहेगी। ये जादूगरों की पेशन गोई है, क्योंकि इस दुश्मनी की बुनियादें बहुत गहरी हैं। ये बुनियादें उस वक्त पड़ी जब दलदलों की दूसरी जानिब ज़मीन की गहराइयों में एक शख्स पैदा हुआ। ये गहराइयाँ दलदलों से परे आज भी मौजूद हैं। सरदार ने बताया कि उस शख्स के पास एक गाय थी। इससे पहले यहाँ कभी कोई गाय पैदा नहीं हुई। उस शख्स के यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम लवासी और दूसरे का शगाया था। ये दोनों कबीले उसी नस्ल से हैं, दलदल से पैदा हुए। उस पहले आदमी के पास एक गाय थी, फिर उस गाय ने एक बछड़ा दिया और उस शख्स ने एक गाय और बछड़ा अपने दोनों बेटों को दे दिया। वो बछड़ा लवासिया के बड़े भाई शगाया ने छीन लिया। छोटे भाई को इस पर सख्त गुस्सा आया और उसने अपने बाप से शिकायत कर दी। बाप ने शगाया को समझाया कि वो लवासिया को उसका बछड़ा वापस कर दे, मगर शगाया के कानों पर जूं तक न रेंगी। तंग आकर उसने कहा, बेटे तू सारी जिंदगी इस बछड़े के पीछे भागता रहेगा और इस पर कब्जा करने की कोशिश करता रहेगा। उस वक्त से शगाया और लवासिया में दुश्मनी की बुनियाद पड़ गई, जो नस्ल दर नस्ल आज तक जारी है। उनके दरमियान लड़ाइयाँ होती रही हैं और इन लड़ाइयों का सबब वही गाय और बछड़ा हैं। आए दिन कत्लो गारत गरी होती है और शगाया वाले लवासिया के बछड़े हंका ले जाते हैं और लवासिया वाले वहाँ की गाय पकड़ लाते हैं। ये कबीला खासे बड़े गिरोह की शक्ल में है और बकौल सरदार के इनकी सही तादाद का कोई अंदाज़ा नहीं हो सकता। कभी उधर के कुछ मर्द कम हो जाते हैं, कभी इधर के। यहाँ की रस्म और रिवाज बड़ी अनोखी हैं। एक एक मर्द की कई कई बीवियाँ होती हैं और एक एक औरत से कई मर्द शादियाँ कर सकती हैं। उनका कहना है कि हर शख्स का मरने से पहले एक बेटा ज़रूर होना चाहिए। चुनाचे जब कोई शख्स मर जाता है तो उसका भाई या कोई करीबी रिश्तेदार उस लड़की से शादी कर लेता है और जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी वल्दियत उस मरने वाले शख्स से मंसूब की जाती है और उनका नाम भी उस शख्स के नाम पर रखा जाता है। अगर किसी शख्स के भाई कमारे मर चुके हैं तो उनका फ़र्ज़ है कि वो पहले अपने हर भाई के लिए एक बीवी करे ताकि उसका सिलसिला और नाम चलता रहे। जादूगर उनके नज़दीक अजीम कुव्वतों और कदर व मंजिलत के मालिक होते हैं। वो उसे खुदा और इंसान के दरमियान वास्ता करार देते हैं। उनका ये नज़रिया बहुत दिलचस्प था कि आदमी सोता है तो उसकी रूह निकल कर आफाक की पिनहाइयों में गश्त करने निकल खड़ी होती है। इस गश्त के दौरान उसका गुजर जहाँ जहाँ से होता है और उसकी मुलाकात जिन जिन चीज़ों से होती है वही उसे ख्वाब में नजर आती हैं। और उनका यह एतकाद भी है कि मौत, बीमारी और मुसीबतें अजदाद की रूहें नाजिल करती हैं। जब ख्वाब में उनकी रूहें उनके नज़दीक से गुजरती हैं तो वो यकलख्त उस पर टूट पड़ती हैं और वह बीमार होकर मौत का शिकार हो जाता है। वो ये एतकाद भी रखते थे कि दुनिया को पैदा करने वाली कोई हस्ती है ज़रूर। उनका मूरस आला एक सफ़ेद गाय के बतन से पैदा हुआ। उस गाय को किसी और ने पैदा किया जिसके बारे में उन्हें मालूमात नहीं। बिलाखिर सरदार ने बड़ी अजीब बातें सुनाई और बताया कि शगाया से जंग करने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा था, लेकिन शगाया वालों ने उससे ज़्यादती करके जंग को नागुज़ीर बना दिया। उसने ये भी कहा कि सिर्फ रोज़न के सेहतयाब होने का इंतज़ार है, जंग शुरू कर दी जाएगी। सरदार के जाने के बाद हम इस बारे में गुफ्तगू करने लगे। अब क्या ख्याल है, क्या हम इनके साथ जंग में शरीक होंगे? फरहान ने हंस कर कहा, नहीं भाई, मुझे तो इन वैश्यों के जंग के तस्वुर से ही खौफ महसूस होता है। कैसी अजीब रवायात है इनकी। जरनाम ने लरजते हुए कहा, हाँ, इस जदीद दौर की जदीद तहजीब, ये सारी बातें बहुत अजीब महसूस होती हैं, लेकिन सहराए आज़म इन्हीं दास्तानों की सरजमीन है। रात को हम सोने की कोशिश करते रहे और चूंकि सुकून की जगह थी इसलिए गहरी नींद आई। दूसरे दिन सभी बहुत देर से जागे। नाश्ता तैयार था। वो हमारे लिए बेहतरीन ग़िज़ा मुहैया कर रहे थे। नाश्ते से फारिग होकर हमारी गुफ्तगू हुई। सवाल ये पैदा होता है कि हम इनसे क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मीर सादिक बोला, सिर्फ एक। मैंने कहा, वो क्या? उस सिमत के बारे में मालूम करें जो हमारी मंजिल है। इससे ज़्यादा हमें इनसे और कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। मैंने जवाब दिया। ये क्या करेंगे मिस्टर ज़रमिनास? बस किसी मुनासिब मौका पर यहाँ क़याम करेंगे। अभी मेरे ख्याल में मिस्टर मीर सादिक, हमें चंद रोज़ यहाँ ज़रूर गुजारने चाहिए। इसकी वजह यह है कि इस तवील और थका देने वाली मुहिम के दौरान ये पहला मौका है कि हम एक महफूज जगह क़याम पजीर हैं। सस्ताने और आराम करने के इस मौके को हाथ से गंवाना मुनासिब नहीं, क्योंकि इसके बाद हमें दुश्वार गुजार रास्तों के सफ़र पर चल पड़ना है। तकदीर के खेल हमारे इख्तियार से बाहर होते हैं। अगर हम सीधे रास्ते पर चलते रहते तो शायद अब तक मंजिल पर पहुंच गए होते। हाँ, मीर सादिक ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ मेरी राय है मिस्टर मीर सादिक। आप में से हर एक अपनी राय देने का मजाज है। अगर कोई तजवीज़ आपके जहन में हो तो ज़रूर बताएं, हम उस पर गौर करेंगे। नहीं, कोई तजवीज़ नहीं है मेरे जहन में।
जंगलों की जिंदगी इससे मुख्तलिफ नहीं होती मिस्टर मीर सादिक। इनमें ही सब कुछ होता है। हाँ, मुझे अंदाज़ा है। और फिर दौलतमंद बनने के लिए ये सब कुछ ज़रूरी है। फारान मुस्कुराता हुआ बोला। सब मुस्कुराने लगे। तीसरे दिन फिर रोज़न अपने कदमों से चलकर हमारे पास आया। बड़ा शानदार जवान था। वो हमारे लिए तहाइफ लाया था और ये तहाइफ कीमती पत्थर और सोने के भद्दे जेवरात थे। उसने ये तहाइफ हम लोगों में तकसीम कर दिए और तमाम चेहरों पर जिंदगी की लहर दौड़ गई। मुहज़्ज़ब दुनिया में ये पत्थर लाखों रुपए की मालियत के थे। बददिल होने वाली ज़िंदगी से मामूर हो गए। चेहरों पर खुशी की अलामत थी। मुझे सुकून हुआ, कम अज़ कम इन बेचारों के कुछ तो आंसू खुश्क हुए। फिर एक दिन शाम जंगली नक्कारे की आवाज़ गूंजी और दिल दहल गए। हम सब बाहर निकल आए। ऐलान जंग हुआ। हर तरफ से जंगजू और खून आशाम निकल निकल कर आ रहे थे। वो भाले, खंजर, कुल्हाड़े और छुरे लेकर वसी चौक में जमा हो रहे थे। हर तरफ शोरो गोगा मचा हुआ था। बड़े बड़े गढ़ाव नुमा बर्तन चौक में जमा कर दिए गए और उनमें मछली की शराब भर दी गई। शराब आम हो गई थी। सबसे पहला जाम फौजों के सालार ने लिया। ये एक देव कामत स्या फाम था जिसके बदन पर जानवरों की खोपड़ियां सजी थीं। उसके बाद शराब आम हो गई। हर एक के लिए फतह का जाम पीना ज़रूरी था। वो रात अजीब मुसीबत में गुजरी। झोंपड़ी के करीब बस्ती की औरतें और बच्चे शोर मचा रहे थे। वो गीत गा रहे थे। ये गुलगपाड़ा नाकाबिले बर्दाश्त था, मजबूरी थी। सारी रात इसी तरह गुजर गई। दूसरी सुबह कबीला जंग पर जा रहा था। बूढ़ा सरदार शेर की खाल पहने हुए था और उसके सर पर शेर की खोपड़ी कसी हुई थी। वो हमारे पास आकर बोला, मेहमानों, जंग नागुजीर है और हमें अफसोस है कि हम तुम्हें अपनी बस्ती में छोड़कर जंग पर जा रहे हैं। जब हम वहाँ से लौटेंगे तो बहुत सी खोपड़ियाँ और औरतें हमारे साथ होंगी। हम उनके मवेशी के गले हंका लाएंगे। हमें यकीन है कि तुम हमारा इंतज़ार करोगे। अब हमें इजाज़त दो। सरदार ने हमें सीने से लगाया और फिर हमने उस अजीमुशान लश्कर को वहाँ से जाते हुए देखा। सादान ने हंसकर कहा, असूलन तो हमें इन लोगों के साथ जंग में शरीक होना था, लेकिन अफसोस हम यहाँ इनका इंतज़ार करेंगे। ये कौन सा असूल है? बेहतर तो ये है कि हम खामोशी से यहाँ से निकल चलें। तुमने तस्वीर के दूसरे रुख पर गौर नहीं किया? मीर सादिक बोला। तस्वीर का दूसरा रुख? सादान ने पूछा। हाँ, अगर इन्हें जंग में शिकस्त हुई तो क्या दूसरे कबीले वाले इस कबीले पर यौरिश न कर देंगे? उस वक्त के बारे में सोचा है तुमने? मीर सादिक बोला। बात माकूल थी। एक लम्हे के लिए हमारे मुंह हैरत से खुल गए। मीर सादिक ने जो कुछ कहा था उसकी हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता। उन हालात में हम मुसीबत में फंस सकते थे। फरोजन ने हमें कीमती तहाइफ दिए थे। स्याफाम मजदूरों के लिए तो ये तहाइफ इस कदर कीमती थे कि वो उनकी हिफाजत के ख्याल से रातों को सो भी नहीं पा रहे थे। दूसरे लोग भी उन्हें पाकर खुश थे, बेनियाज थे, तो मैं और सादान के हमें इन चीज़ों से चंदा दिलचस्पी नहीं थी। क्या ख्याल है मीर सादिक, हमें किस तरफ चलना चाहिए? सादान ने कुछ देर तक सोचते रहने के बाद सवाल किया। इब्तदाई तौर पर तो उस तरफ, क्योंकि उन लोगों का रुख दूसरी तरफ है। इस तरह उनसे मुठभेड़ का खतरा नहीं होगा। उसके बाद हम नक्शे के मुताबिक मंजिल का तयन कर लेंगे, मीर सादिक ने जवाब दिया। और मैंने फारान की तरफ देखा। तो आपका क्या ख्याल है फारान साहब? असूली तौर पर मैं मिस्टर मीर सादिक से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि हम इन जंगलों की सियाहत के लिए तो नहीं आए हैं। हमारी दिली ख्वाहिश है कि हम अपनी तलब में कामयाब होकर अपनी दुनिया में वापस चले जाएं। इस तरह इस कबीले के लोगों का इंतज़ार करने से क्या फ़ायदा? अगर सबकी यही राय है तो ठीक है, हमें एतराज़ नहीं, मैंने कहा। और इसके बाद इस मौजू पर गुफ्तगू की गुंजाइश नहीं रही। गोया हम सब मुतफिका तौर पर इस बात पर तैयार हो गए थे कि मौका पाते ही यहाँ से निकल जाएं। इस फैसले के बाद मेरे दिल में एक ज़रा सी खलिश पैदा हो गई थी। ये लोग लाख जंगली सही, लेकिन फरोजन और उसके बाप ने हमारे साथ बहुत बेहतर सलूक किया था और वो हमें इस उम्मीद पर छोड़कर गए थे कि वापसी पर वो हमें यहाँ पर पाएंगे। लेकिन ये उनकी अपनी सोच थी। बाकी लोगों का कहना भी दुरुस्त था। अगर उन्हें शिकस्त हो जाती और उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि वो वैशी जंगली हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। हम उन्हीं लोगों में शामिल होते जो शिकस्त खुर्दा हुए हैं, जिनके साथ ये जंगली बेहतर सलूक ना करते होंगे, क्योंकि फरोजन और उसका बाप ये कहकर गए थे कि वापसी पर वह मर्दों के सर और औरतें लेकर आएंगे। तो क्या ये मुमकिन नहीं होगा कि वो शिकस्त खा जाएं और उनके दुश्मन इस कबीले का रुख करें और फिर वो यहाँ से सर और औरतें ले जाएं और उन सरों में हमारे सर भी शामिल होंगे? तय ये किया गया कि हमें आज ही रात को मौका पाते ही यहाँ से दाहिनी सिमत दरियाई दलदली इलाके की जानिब सफ़र करते हुए दूर निकल जाना चाहिए, इतनी दूर कि ये लोग हमारा पता न पा सकें। और उसके बाद जब हम मुनासिब जगह पहुँच जाएं तो अपना सही रास्ता तलाश कर लें। सरे शाम ही आसमान बादलों से ढक गया। फिज़ा में नमी घुली हुई थी, जिससे अंदाज़ा होता था कि बारिश किसी भी वक्त हो सकती थी। लेकिन अभी तक बारिश का कोई वजूद नहीं था। रात के तकरीबन 12 बज गए
और तारीकी गहरी होती चली गई। कबीले की वो औरतें और वो लोग जो हमारी खिदमत पर मामूर किए गए थे हमें रात का खाना दे गए। इसके अलावा हमारे लिए आग रोशन कर दी गई ताकि मच्छरों वगैरह से बचाव हो सके। यहाँ मच्छर बहुत हो गए थे और काफ़ी बड़े बड़े थे। आग हमने रोशन कर दी। 1 बजे हम सब तैयार हो गए। बस्ती के कुछ जवान पहरे पर मामूर थे और लंबे भाले लिए हुए उन गलियों पर तैनात थे जो बाहर से आने वाले रास्तों की सिमत में थीं। लेकिन हमने अकबी रास्तों का इंतखाब किया। चुनाचे सही वक्त पर हम तैयार होकर उन रास्तों की जानिब चल पड़े। 2-2 की तादाद में हम लोग आगे बढ़े ताकि किसी को कोई शुबा न हो सके, और हमारा अंदाज भी इस तरह का था कि जैसे हम चहलकदमी कर रहे हों। हालांकि रात के इस पहर चहलकदमी करना किसी तौर मुनासिब नहीं था, लेकिन इसके अलावा कोई चाराकर नहीं था। ये इत्तफाक की बात थी या फिर बादलों की वजह या रात का पहर कि हमें किसी ने नहीं देखा और हम बिलाखिर उस जगह जमा हो गए जहाँ से हमें आगे की जानिब सफ़र करना था। तारीकी इतनी शदीद थी कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता था, लेकिन यही मौका हमारे लिए भी बेहतर था। इस तारीकी से फ़ायदा उठाकर हम जितनी दूर निकल जाते उसमें हमारा फ़ायदा था, वरना दिन की रोशनी हमारे फ़रार के लिए बेहतर साबित न होती। हम आगे बढ़ते रहे। उस घोर तारीकी में सफ़र की रफ्तार इतनी तेज़ न थी जितनी होनी चाहिए थी। जगह जगह ठोकरें पड़ रही थीं और यह नहीं कहा जा सकता था कि हमारा अगला कदम हमें कहाँ ले जाए। मौत और ज़िंदगी हमारे साथ साथ चल रही थी। ना जाने कहाँ इख्तिताम था, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। दलदलें भी मुतवक्का थीं और हशरातुल अर्ज़ भी। दरिंदों का भी खतरा था, लेकिन इन तमाम खतरों के साथ हम आगे बढ़ रहे थे और हमारी यही कोशिश थी कि जिस तौर पर भी मुमकिन हो सके कबीले से दूर निकल जाएं। रास्ता चट्टानी था और फिक्र यह था कि अभी जंगलों का रास्ता शुरू नहीं हुआ। वैसे भी इस बात का यकीन नहीं किया जा सकता था कि जिस रास्ते की तरफ हम बढ़ रहे हैं वहाँ आगे चलकर हमें कितने फासले पर जंगल मिलेंगे। लेकिन जो कुछ भी था, अब तो ये सफ़र तय करना ही था। हम अंधों की तरह ठोकरें खाते हुए आगे बढ़ते रहे और सारी रात ये सफ़र जारी रहा, और शुक्र था कि कोई ऐसा हादसा पेश नहीं आया जो हमारे लिए तकलीफ दे होता। और फिर सुबह का उजाला हुआ तो हमने जंगल को अपने बाएं सिमत फैले हुए देखा। गोया हम जंगल के किनारे किनारे सफ़र करते रहे थे और जंगल बहुत पहले आ गया। जंगल के इस हिस्से में जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आ रही थीं, जिस पर हमने पहले गौर नहीं किया था। उन आवाज़ों को सुनकर हम कांप कर रह गए। सादान हमारे साथ साथ चल रहा था और मीर सादिक और जरनाम ने जंगलों की तरफ देखते हुए कहा, खुदा की पनाह, इसका मतलब है कि जंगलों का सिलसिला बहुत दूर से शुरू हो गया था। हाँ, रात इतनी तारीक थी कि हम जंगल के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सके। मेरे ख्याल में सहराए आज़म में दाखिल होने के बाद हमने अपनी ज़िंदगी का सबसे ख़तरनाक सफ़र किया है। जरनाम बोला और मैं हंसने लगा। क्या कहा जा सकता है डॉक्टर जरनाम, हम तो हर लम्हे किसी न किसी खतरे से दो चार रहे हैं, लेकिन क्या अंदाज़ा है हम कितनी दूर निकल आए हैं? मीर सादिक ने सवाल किया। मेरा ख्याल है कि रात भर का सफ़र हमें उनसे 10 या 12 मील दूर ले आया होगा। क्योंकि सफ़र की रफ्तार ज़्यादा तेज़ नहीं थी, इसलिए ज़्यादा फासला तय नहीं किया जा सका होगा। बुरी तरह थकन हो गई है, क्या ख्याल है कुछ देर आराम किया जाए? डॉक्टर जरनाम ने कहा और मैंने कहा, नहीं डॉक्टर, ये वक्त कतई आराम के लिए मुनासिब नहीं होगा। क्यों डियर? ये पूछने की बात नहीं डॉक्टर जरनाम, ये तो समझने की बात है। हमें उस वक्त तक आगे बढ़ते रहना चाहिए जब तक हम कोई मुनासिब जगह तलाश न कर लें। जंगलों में दाखिल होकर अगर हम आराम के बारे में सोचेंगे तो मेरा ख्याल है जंगली जानवरों का निवाला बन जाएंगे। आराम का कोई तसव्वुर भी नहीं होना चाहिए, फरहान ने कहा। मगर थकन? फरहान का कहना भी दुरुस्त ही था। इन नामानुस जंगलों के बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता, और ख़ास तौर से इस मुश्किल में जबकि अंदर से वैसी जानवरों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। हम इसके किनारे किनारे सफ़र कर रहे थे। काफ़ी दूर पहुंचने के बाद हमें एक तालाब नज़र आया। पानी देखते ही सब लोग बेकाबू हो गए, लेकिन फरहान ने जल्दी से सबको रोका। पागल बनने की कोशिश मत करो, इस वीरान जंगल में तालाब का वजूद सबसे ख़तरनाक चीज़ है। क्यों? जरनाम ने चौंक कर कहा। इसलिए कि ऐसे सुनसान तालाबों में वैसे दरिंदे ही पानी पीने के लिए आते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन पानी? मेरा मतलब है ये इस वक्त हमारी शदीद तरीन ज़रूरत है। अगर हम गुस्ल कर लें तो चाकू चौबंद हो सकते हैं। तो फिर क्या ये किया जा सकता है कि चंद लोग बंदूकें लेकर पहरा दें और चंद लोग गुस्ल कर लें, उसके बाद बाकी भी इसी तरह करें, और अगर जंगली जानवर इस तरफ आएँ तो उन पर बेदरेग फायरिंग कर दी जाए? ठीक है, ऐसा कर लो, लेकिन तालाब के किनारे क़याम किसी तौर मुनासिब नहीं होगा। फिर यही हुआ। पहले हम लोगों ने गुस्ल कर लिया और मजदूर बंदूक के लिए कुर्बो जवार में निगाहें रखे रहे, लेकिन इत्तफाक की बात थी कि कोई जानवर नहीं पहुंचा। इसकी वजह यह भी हो सकती थी कि दिन निकल आया था और जानवर आमतौर पर शाम में या फिर रात को तालाब पर पानी पीने आते थे। हमें उनके पंजों के निशान मिले।
बड़ा खौफनाक माहौल था। हम लोगों ने गुस्ल करने के बाद बंदूकें संभाल लीं और फिर तमाम मजदूर गुस्ल करने लगे। गुस्ल से फारिग होकर हम लोगों ने खाने पीने का इंतजाम किया और खाने से फारिग होकर हम आगे बढ़ गए। तालाब से आगे बढ़ने के बाद एक चट्टानी मैदान शुरू हो गया जो बुलंद होता जा रहा था। जब हम उसकी बुलंदी पर पहुंचे तो सूरज तुलू हो चुका था और धूप की अच्छी खासी तमाज़त महसूस हो रही थी। बुलंदी पर चट्टानें थी जिसके नीचे काफ़ी साया था। उन सायादार चट्टानों के नीचे क्याम करना हमने मुनासिब ख्याल किया और उनके नीचे की जगह साफ सुथरी करके वहां लेट गए। तय यही किया गया कि दिन का वक्त है, हर चंद के कोई खतरा नहीं, लेकिन मजदूर यहाँ भी पहरा दें। चुनाचे 2-2 आदमियों की ड्यूटी लगा दी गई। शाम को 3-4 बजे तक हम लोग आराम करने के बाद आगे बढ़ने का इरादा रखते थे। चुनाचे सबके सब लेट कर सो गए। नींद थी कि ऐसी टूटी के तन बदन का होश ही ना रहा। फिर जब सूरज खासा ढल गया तो एक एक करके हम सब जाग गए। अतराफ में सोए हुए मजदूर हमें नजर नहीं आ रहे थे। गालिबन वो हमसे पहले जाकर अपने मामूलात में मसरूफ हो गए होंगे। फारान, मीर सादिक, जरनाम, मैं और सादान अंगड़ाइयाँ ले लेकर मुस्कुराती निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर जरनाम कहने लगा, बारहा इस सिलसिले में गुफ्तगू की जा चुकी है, लेकिन जुबान ये कहते हुए नहीं थकती कि इंसान बड़ी अजीबोगरीब खसूसियात का हामिल है। आला तरीन बिस्तरों में भी उसे इस तरह नींद नसीब नहीं होती और इन पथरीली चट्टानों में भी। मगर ये मजदूर, इनकी आवाज़ें करीब से आ नहीं रहीं। कहाँ गए ये सारे के सारे? कहीं वापस तालाब पर तो नहीं पहुँच गए? सवाल ही पैदा नहीं होता। वैसे वाकई कहाँ गए ये सब? मैंने चौंक कर देखा और फिर बुलंदी पर पहुँच गया। एक चट्टान के ऊपर खड़े होकर मैंने चारों तरफ देखा। मजदूरों का वाकई कुर्बो जवार में कोई निशान नहीं था। मेरा माथा ठिनका। एक हौलनाक ख्याल मेरे दिमाग में सरायत कर गया। ये मजदूर कहीं धोखा तो नहीं दे गए? मैंने सोचा और चट्टानों से नीचे उतर आया। मेरे चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। मैंने बेख्तियार उस सामान पर निगाह डाली जो हमने एक जगह बार कर दिया था और ये देखकर मेरे देवता कूच कर गए कि सामान के बेशुमार थैले गायब हैं। चंद थैले मौजूद थे, हथियार भी मौजूद थे, लेकिन बाकी चीज़ें गायब थीं। फारान, मेरे हलक से सरसराती आवाज़ निकली और फारान चौंक कर मुझे देखने लगा। खैरियत, क्या बात है? फारान, मजदूर गालिबन हमें धोखा देकर भाग गए हैं। क्या? फारान खौफजदा अंदाज में उछलकर खड़ा हो गया। दूसरे लोगों की कैफियत इससे ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हुई और इसके बाद तो बड़ी अफरा तफरी मच गई। सब चारों तरफ मजदूरों को तलाश कर रहे थे। सादान और मीर सादिक तो काफ़ी दूर तक चले गए थे, मगर यूं लगता था जैसे मजदूर हमारे सोते ही फरार हो गए थे और उनका कहीं नामो निशान नहीं था। फारान के हलक से भराई हुई आवाज़ निकली, आह, उन लोगों ने हमारी बेहोशी की नींद से पूरा फ़ायदा उठाया है। क्या मतलब? अपनी अपनी जेबें देखो। क्या तुम्हारे पास वो तहाइफ मौजूद हैं जो फरोजन ने हमें दिए थे? फारान की बात ने सबको एक बार फिर सरासीमा कर दिया। मैं और सादान चौंक कर अपनी जेबें देखने लगे। वो हीरे और कीमती मालाएं गायब थीं जो सुच्चे मोतियों की थीं और जो फरोजन और उसके बाप ने हमें दी थीं। मजदूरों ने हमारी जेबों तक को साफ कर दिया। सादान के अलग से बेख्तियार एक कहका निकल गया और सब चौंक कर उसे देखने लगे। क्यों? इसमें हंसने की क्या बात है? उन लोगों ने सोचा कि जो मिल गया उसे ही गनीमत समझकर अपनी जान बचाने की कोशिश की जाए। तुम हंस रहे हो सादान, हालांकि ये एक अलमनाक हादसा है, मीर सादिक बोला। हंसने की बात ही है, तुम देखो ना, वो हम सबसे ज्यादा समझदार निकले। मगर ये कमबख्त गए कहाँ और किधर जाएंगे? कुत्ते की मौत मरेंगे, कमबख्त इलाकों की पहचान तक नहीं रखते। जरनाम दांत पीस कर बोला और फिर सादान ने कहा, अब तो उन्हें गालियां देने के अलावा और कुछ किया भी नहीं जा सकता। जाहिर है हम उन्हें तलाश करने में वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। मैं तो बहुत बददिल हो गया हूँ इस सफ़र से। बताओ, वो हमारा सामान भी ले गए, खाने पीने की चीज़ें भी हैं उन थैलों में, या सब निकाल कर ले गए? देखो देखो, जल्दी से देखो। फारान बोला और सब थैले खोल डाले गए। मजदूरों ने इंसाफ से काम लिया था। उन्होंने उन थैलों से चीज़ें नहीं निकाली थीं और चंद थैले लेकर फरार हुए थे। गोया वो जिंदा रहना चाहते थे। हम लोग काफ़ी देर तक इस वाक़या पर रंजो गम का इजहार करते रहे। फारान, जरनाम और मीर सादिक बुरी तरह दांत पीस रहे थे। उनका बस नहीं चलता था। अगर मजदूर मिल जाते तो वो उन्हें गोलियों से भून डालते या उनका खून पी लेते, लेकिन बेबसी थी। जाहिर है वहाँ नहीं जा सकते थे। कोई भी रास्ता ऐसा नहीं था जिसके बारे में सही तौर से फैसला किया जा सकता कि उस रास्ते से गुजरने के बाद हम किसी मुनासिब जगह पहुंच जाएंगे। इस वाक़े के बाद हम लोगों में खासी तब्दीली आ गई, बददिली सी पैदा हो गई थी। हालांकि शाम हो चली थी और थकन भी उतर चुकी थी, लेकिन हमारे साथियों का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे अभी वो आगे के सफ़र का इरादा न रखते हों। थोड़ी देर के बाद फारान ने इसका ऐलान भी कर दिया, हम लोग इस वक्त सफ़र नहीं करेंगे, बल्कि रात भी यहीं गुजारी जाएगी और हम लोग कल सुबह अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। मैंने या सादान ने इस सिलसिले में कोई एतराज़ नहीं किया।
अगले दिन सफ़र जारी रहा और हमने जंगलों को अबूर कर लिया। उसके बाद सहराओं का सफ़र उसे अगले रोज़ शुरू हो गया। पहाड़, जंगल, दलदलें, खतरनाक इलाकाई जंगली जानवर। उस वक्त हमने एक ऐसी जगह क्याम किया जहाँ तहद्दे निगाह चट्टानें बिखरी हुई थीं। पीछे एक चौड़ा दर्रा था जिसमें कहीं कहीं दरख्त उगे हुए थे। रात हो गई थी। हम आराम की घर से लेट गए। फारान, मीर सादिक और जरनाम का रवैया अब कुछ बदल गया था। वो बददिल हो गए थे। रात को कुछ दूर हमें शोले जलते हुए दिखाई दिए। फारान, मीर सादिक और जरनाम उसका पता लगाने के लिए रवाना हो गए और तारीकी में गुम हो गए। शोले अब भी नजर आ रहे थे, लेकिन उनके अतराफ में क्या था उसका अंदाजा यहाँ से नहीं होता था। मैं तशवीश ज़दा निगाहों से उधर देखता रहा। सादान भी मेरे पास ही खामोश बैठा था। बहुत देर गुजर गई। फासला इतना था कि अब तक वो लोग उसे तय कर चुके होंगे। मेरी समझ में नहीं आया कि वो लोग हैं कौन। हालांकि फारान, मीर सादिक और जरनाम का ये अंदाज ना होता तो शायद मैं खुद भी उनके साथ उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करता, लेकिन वो लोग अलहदगी इख्तियार कर रहे थे। हम लोग इंतज़ार करते रहे। रात गुजरती रही, लेकिन फारान, मीर सादिक और जरनाम वापस नहीं आए। फिर गालिबन रात गुजर गई। सुबह को उस वक्त आंख खुली जब फारान मेरा शाना झंझोड़ रहा था। मैंने चौंक कर उसे देखा और फिर गहरी सांस लेकर रह गया। हमारे अतराफ में 15-16 अफराद खड़े हुए थे। ये सब जदीद लिबासों में मलबूस थे। अलबत्ता उनके पास हथियार नहीं थे। लिबास भी इतने मैले कुचैले और बोसीदा हो गए थे जिससे अंदाज़ा होता था कि वो तवील अरसे से सहराए आज़म का सफ़र कर रहे हैं और खासी परेशान हाली के आलम में बसर कर रहे थे। उनकी दाढ़ियाँ बड़ी हुई थीं, बाल उलझे हुए थे, आंखों से किसी कदर वहशत और थकन नुमाया थी, लेकिन होशो हवास में ही थे। उनमें से एक चौड़े शाने वाले शख्स ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, मुझे एडगर कहते हैं, प्रोफेसर एडगर, जर्मन हूँ और सयाहों की हैसियत से सहराए आज़म में आया। आपसे मिलकर खुशी हुई एडगर। मैंने भी गर्म जोशी से हाथ मिलाते हुए कहा। उसके बाद सादान ने भी उन सब से मुसाफिया किया। फिजा ठीक ठाक ही थी। कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे हम लोगों को किसी परेशानी से दो चार होना पड़ता। मिस्टर फारान ने आपके बारे में तफसीलात बताई हैं। हमें आपसे मिलकर बड़ी मुसरत हुई, एडगर ने कहा। शुक्रिया। वैसे मैं इस टीम का सरबराह हूँ और मेरी ही सरबराही में ये तमाम लोग सहराए आज़म के सफ़र पर निकले थे। हम लोग हाथी दांत की तलाश में यहाँ आए। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हमारे इल्म में थीं। हाथी दांत हमें अच्छी खासी मिकदार में मिल गया है, लेकिन उसकी बार बर्दारी हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। बड़ा सुस्त सफ़र हो रहा है हमारा और इस सफ़र में हमें खासी मुश्किलात दरपेश हैं। हमें मज़ीद आदमियों की ज़रूरत थी ताकि हमारी अफरादी क़ुव्वत बढ़ सके। हाँ, यकीनन। वैसे कितनी मिकदार में हाथी दांत आपने हासिल कर लिया है? बहुत काफ़ी है। हमने सिर्फ उतना अपने साथ लिया जितना बार कर सकते थे। बाकी एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा हम पीछे छोड़ आए हैं। हाँ, इस किस्म की चीज़ों को लाद कर ले जाना एक बड़ा मसला है, लेकिन आपने इस बारे में पहले नहीं सोचा था। सोचा था और बहुत सारे इंतज़ामात करके चले थे, लेकिन सहराए आज़म का अपना एक मिजाज होता है और हमारी वो सवारियाँ हमारा साथ नहीं दे सकी जिनको हम बड़े एतमाद से अपने साथ लाए थे, और उसके बाद भी आखिर इन्हीं दो पैरों पर तकिया करना पड़ा, एडगर ने कहा। खुश इखलाक आदमी मालूम होता था, अच्छी गुफ्तगू कर रहा था। फारान, मीर सादिक और जरनाम भी खुश नजर आ रहे थे, यानी उनके चेहरे पर पहले जैसी कैफियत नहीं थी, और ये बात मुझे शुबे में मुब्तला कर रही थी। मैंने उन तमाम अफराद को देखा। कुछ जर्मन थे और कुछ यूरोप और दूसरे इलाकों के बाशिंदे। एक चौड़े शानों वाला पस्ता कद बूढ़ा शख्स जिसके खदोखाल मुझे किसी कदर एशियाई नजर आए। बाहर तौर वो भी यूरोपी ही था। नीली आंखों और मखसूस रंग की वजह से उसे यूरोपियन ही समझा जा सकता था। उसके साथ एक और छोटी उम्र का नौजवान आदमी था जिसके बाल लंबे लंबे और अखरोटी थे और बुरी तरह बिखरे हुए थे, लेकिन उसका चेहरा नरम और हलीम था। बदन पर बहुत सारे लिबास लादे हुए थे। गालिबन वो सर्दी का मरीज था। नाक का अगला हिस्सा सुर्ख हो रहा था, लेकिन खदोखाल में बेहद जाज़बियत और कशिश थी। मैंने उन्हें बैठने के लिए पेशकश की और मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि आपके पास रसद के क्या इंतज़ामात हैं, लेकिन हमारे पास जो कुछ मौजूद है हम बतौर मेहमान नवाजी उसे आपकी खिदमत में पेश कर सकते हैं। अगर कॉफ़ी हो तो पिलवाइए, हम तो उसका जायका भी भूल गए हैं, एडगर ने कहा, और मैंने हंसते हुए गर्दन हिला दी। इस सिलसिले में मीर सादिक, जरनाम और फारान भी आपकी मदद कर सकते हैं, मैंने जवाब दिया। फारान और जरनाम ने गर्दन हिलाई और दोस्ताना अंदाज में कॉफ़ी तैयार करने लगे। एडगर ने कॉफ़ी की 3 प्यालियाँ पी। जितनी कॉफ़ी थी एक ही दफ़ा में ख़त्म हो गई, लेकिन हमने मेहमानों की मदारत में कमी ना छोड़ी। उन लोगों ने बड़ी बेदर्दी से खाया पिया और मेरे दिल में तशवीश के आसार पैदा होने लगे। उनके पास तो कुछ भी नहीं था। अगर हमारा उनका साथ रहा तो 2 ही दिन के बाद हम भूखे मरने लगेंगे और उसके बाद ये वीरान जंगल होंगे और हमारी कसम पुरसी। लेकिन कुछ कह नहीं सकता था। अलबत्ता फारान और जरनाम का अंदाज मेरे लिए अब भी परेशान कुन था।
मैं उन लोगों के अचानक बदल जाने वाले रवैये के बारे में कुछ समझ नहीं सका। मैंने अभी सिलसिले में कोई सवाल नहीं किया था, लेकिन जानना चाहता था कि इन लोगों का मजीद अपना क्या प्रोग्राम है। तमाम ज़रूरियात से फारिग होने के बाद एडगर मेरे नज़दीक बैठ गया और कहने लगा, आपके दोस्त ने मुझे अपनी मुहिम के बारे में तफसीलात बताई हैं। उन्होंने मुझे ये भी बताया है कि आपके साथी मजदूर फरार हो गए और आपका काफ़ी सामान भी ले गए। सहराए आज़म में ऐसे ड्रामे होते रहते हैं, हम लोगों से पूछिए। हमने एक तवील अरसा इन जंगलों में गुजारा है, कैसे कैसे भयानक वाक़यात से दो चार होना पड़ा। मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ मिस्टर ज़रमिनास। हाँ हाँ फरमाइए, मैंने खुश इखलाकी से कहा। अगर आपके जहन में कोई ऐसा मंसूबा है जिसके बारे में आपको यकीन है कि आप कामयाब हो जाएंगे, तो क्या आपको मज़ीद साथियों की ज़रूरत पेश नहीं आएगी? मेरा मतलब है उन मज़दूरों की जगह जो फरार हो गए हैं। अगर मैं इसका इकरार कर लूँ तो फिर मैंने सवाल किया, हम आपका साथ देने के लिए तैयार हैं, उन मज़दूरों की हैसियत से भी और बेहतर साथियों की हैसियत से भी। लेकिन आपका अपना तो मिशन पूरा हो चुका है मिस्टर एडगर। नहीं, हस्बे तवक्को नहीं, आप हमारे साथ तशरीफ़ ले चलें, जो कुछ हमने जमा किया है उसे देख लें। हर चंद के ये ना होने से बेहतर है, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि हम मज़ीद कुछ हासिल करें। मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। सहराए आज़म की दौलत किसी एक शख्स की मलकियत नहीं है, और फिर मैं तकदीर का कायल हूँ। मुमकिन है आप लोगों का साथ मेरे लिए बेहतर हो। अगर ये बात है तो फिर आइए, अपनी जगह छोड़िए और वहाँ चलिए जहाँ हमने हाथी दांत वगैरह का ज़ख़ीरा रखा है। मैं तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। सादान इस सिलसिले में कुछ खामोश रहा। मैं उन लोगों के साथ चल पड़ा। फ़ारान, जरनाब और मीर सादिक वगैरह भी उनके साथ थे। हम सब दर्रे का सफ़र करते हुए बिलाखिर उस जगह पहुँच गए जहाँ हमने छोटी छोटी ढेरियों में हाथी दांत का ज़ख़ीरा देखा। बेहतरीन हाथी दांत था। मजबूती से बांधकर उन्होंने उसकी छोटी छोटी ढेरियाँ बना ली थीं, और यकीनन वो इन ढेरियों को अपने शानों पर लाद कर चलते होंगे। देखिए, ये है वो ज़ख़ीरा जिसकी कीमत मुहज़्ज़ब दुनिया में काफ़ी होगी, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम इसे अपनी ज़िंदगी पर तकसीम कर सकें। हम यहाँ से कोई भी ऐसी चीज़ हासिल नहीं कर सके जिसको लेकर हम मुहज़्ज़ब दुनिया में पहुँचें तो हमारा एक अलग मुकाम बन सके। हम अपने सफ़र को नामुकम्मल समझते हैं मिस्टर ज़रमिनास। चुनांचे अगर आपकी मदद से हमारा ये सफ़र मुकम्मल हो जाए तो इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। लेकिन क्या आप लोग मज़ीद सऊबतें उठाने के लिए तैयार हैं? मेरा मतलब है, आप जो सफ़र करके यहाँ तक पहुँचे हैं उसे फिर दोबारा तय करने के लिए तैयार हैं? यकीनन, जाहिर है हमारा मकसद ही यही था, और अगर इंसान को उसका मकसद हासिल ना हो तो वह बददिल हो जाता है, और हम सब बददिल हैं। आपके तमाम साथी इसके लिए तैयार हैं 100%। हम में से कोई भी इससे मुनहरिफ नहीं है। मगर इस ज़ख़ीरे का क्या किया जाएगा? इसे यहीं किसी पहाड़ी गार में पोशीदा कर देंगे, और अगर हम कोई ऐसी शय दरियाफ्त करने में कामयाब हो गए जो इस ज़ख़ीरे से कहीं ज़्यादा कीमती हो तो फिर इस तरफ का रुख नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ से वापसी का बंदोबस्त करेंगे। ठीक है, मुझे आप लोगों की अपने साथ शमूलियत पर कोई एतराज़ नहीं, मैंने जवाब दिया, और एडगर ने खुशी से नारा लगाया। उसके दूसरे साथी भी खुशी से तालियां बजाने लगे। फिर हमने दोबारा आपस में हाथ मिलाए और आइंदा का प्रोग्राम तय करने लगे। बकिया वक्त दिलचस्प गुजरा। तमाम लोग एक दूसरे से मुतारिफ हो गए और अपने अपने वाक़यात एक दूसरे को सुना रहे थे। सादान खामोश था। उसने इस बात पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया, लेकिन मैं उसे गुफ्तगू करने के लिए बेचैन था। शाम को मुझे मौका मिला तो मैंने सादान से पूछा, जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है सादान? मुकद्दस आवाज़ें खामोश हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे इस बारे में किसी बात से आगाह नहीं किया गया, और चाचा जान, जिस बात की निशानदेही ऊपर से ना हो तो मैं उस बारे में क्या कह सकता हूँ? ज़ाती तौर पर तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं है? नहीं चाचा जान, मैं ज़ाती तौर पर कोई एतराज़ नहीं करता। सादान मुस्कुराकर खामोश हो गया। आहिस्ता आहिस्ता तारीकियाँ ज़मीन पर उतरने लगीं, और थोड़ी देर के बाद सहराए आज़म पर रेत छा गई। ये जगह काफ़ी महफूज थी, और हम इस जगह काफ़ी वक्त गुजार चुके थे। मौसम भी नाखुशगवार नहीं था। रात को हम ज़रूरियात ज़िंदगी से फारिग होकर लेट गए, लेकिन मेरे जहन में यही तशवीश थी कि खुराक का क्या होगा। आसमान साफ हो गया, सितारे चमकने लगे, और माहौल की वहशत किसी हद तक कम हो गई। वो सब खराटे ले रहे थे। जंगलों की नींद के आदी हो चुके थे वो लोग। अचानक हमने अपने पैरों के दरमियान सरसराहट सुनी और हम चौंक पड़े। मैंने ज़रा सी गर्दन उठाकर देखा, और वो नौजवान जो उनमें सबसे ज़्यादा कमसिन था मुझे अपनी तरफ खिसकता हुआ नजर आया। ज़मीन पर हाथ जमाकर वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर खिसक रहा था। हमारे पैरों के नज़दीक पहुंचकर उसने मेरे और सादान दोनों के पैर इधर उधर किए, और उनके दरमियान वो रेंगने लगा। बड़ी ताज्जुब की बात थी। गालिबन वो हम लोगों से ऊपर आने की जगह मांग रहा था। मैंने और सादान ने उसकी ये कोशिश महसूस की, और हम थोड़े से खिसक गए। इस हैरत अंगेज़ वाक़े पर हमने किसी किस्म का ताज्जुब जाहिर नहीं किया। नौजवान को इतनी जगह मिल गई कि हम दोनों के दरमियान घुस आए,
और चंद लम्हात के बाद उसका सर हमारे सरों के नज़दीक था। जब वो हमारे बिल्कुल नज़दीक पहुंच गया तो उसने गर्दन घुमाकर हम दोनों को देखा और सरगोशी के अंदाज में बोला, खुदा का शुक्र है कि तुम दोनों ही जाग रहे हो। क्या बात है? मैंने भी उसके कान में सरगोशी की। मैं तुम दोनों को एक बड़े खतरे से आगाह करना चाहता हूँ। वो सरसराहट आमेज लहजे में बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अजराह इंसानियत भी कर रहा हूँ, और फिर इसमें मेरा अपना भी मुफाद वाबस्ता है। उसने गर्दन उठाकर इधर उधर देखा। तकरीबन तमाम ही लोग सो रहे थे। गो फासले बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन किसी के अंदाज से इस बात का इजहार नहीं होता था कि वो जाग रहा है। तब मैंने आहिस्ता से पूछा, नौजवान, तुम क्या कहना चाहते हो? अपने कान मेरे चेहरे के करीब कर लो ताकि आवाज़ की बाज़गश्त कम से कम हो जाए, वरना हम लोग इसी वक्त खतरात से दो चार हो सकते हैं। मैंने और सादान ने उसकी हदायत के मुताबिक अमल किया। इन लोगों ने तुम्हारी ज़िंदगी ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया है। किन लोगों ने? मेरे इन तमाम साथियों ने, नौजवान ने जवाब दिया, और हमारे जिस्मों में सर्द लहरें दौड़ गईं। हमारे कानों में नौजवान की आवाज़ की सरगोशियाँ गूंज रही थीं। फिर मैंने खुद को संभाल कर उससे पूछा, हमारे साथी भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं? हाँ, वो तीनों इस मंसूबे की तकमील का बायस बने हैं। बड़ी अजीबोगरीब गुफ्तगू की है उन्होंने। मैं तुम्हारी ज़िंदगियाँ बचाना चाहता हूँ और कह चुका हूँ कि मेरा मुफाद भी इससे वाबस्ता है। तुम्हारा क्या मुफाद वाबस्ता है? मैंने सवाल किया। मैं तुम लोगों के साथ निकल जाना चाहता हूँ, मगर इसका क्या सबूत है कि तुम जो कुछ कह रहे हो दुरुस्त कह रहे हो? मैं तुम्हें बताए देता हूँ, उसके बाद तुम खुद फैसला कर लेना। नौजवान ने हमारी बात पर परेशान हुए बगैर कहा, बताओ क्या बताना चाहते हो? तुम लोग सरजमीन मिस्र से आए हो ना? नौजवान ने पूछा। हाँ। तुम में से एक का नाम सादान है और दूसरे का ज़रमिनास। ये भी दुरुस्त है। ये तीनों अफराद जो तुम्हारे साथ आए हैं, ये किसी खजाने के लालच में तुम्हारे साथ ताउन करने पर आमादा हुए हैं। तुम लोगों ने किसी खजाने का नक्शा पेश किया था जिसके तहत तुम लोग यहाँ आए हो। हाँ, ये भी दुरुस्त है। और तुम रास्ता भटक कर इस तरफ आए हो, यानी तुम्हें यह मालूम नहीं है कि खजाने की सही सिमत कौन सी है। ये भी ठीक है, सादान बोला। तुम लोगों ने इनके लिए एक बड़ी रकम मिस्र के बैंकों में जमा करा दी है। इनसे यह भी कहा है कि नाकामी की शक्ल में कम अज़ कम वो रकम हासिल कर सकते हैं, और ये रकम उन तीनों के लिए है। हाँ, ये भी हुआ है। और क्या ये भी गलत है कि तुम काहिरा में अमीर तरीन लोगों में शामिल होते हो? तुमने अपनी दौलत से एक कश्ती भी तैयार की थी, और तुम्हारा बेपनाह सरमाया मिस्र के बैंकों में मौजूद है। क्या ये तमाम बातें गलत हैं? नहीं, ये भी दुरुस्त है। यहाँ तक तो तुमने ठीक बताया। तो सुनो, इन लोगों का ख्याल है कि मेरी मुराद तुम्हारे उन तीनों साथियों से है कि तुम खजाने का रास्ता भूल चुके हो। अब सिर्फ सहरा में आवारागर्दी कर रहे हो। तुम्हें खजाना कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तुम्हारे जहनों से महव हो चुका है, और जो नक्शा तुम तैयार करके लाए हो वो नाकारा है। ऐसी हालत में जब तक तुम यहाँ हो, खजाना वगैरह तो हासिल नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में रहेगी। उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया है कि यहाँ से वापस चला जाए और तुम दोनों को हलाक करके वहाँ जाकर तुम्हारी दौलत पर कब्जा जमा लिया जाए, क्योंकि तुम दोनों के अलावा वहाँ उस दौलत का वारिस कोई नहीं है। तुम्हारे आले ख़ानदान में भी और दूर दराज के अजीज़ों में भी किसी शख्स का वजूद नहीं है। अगर ये तमाम बातें गलत हैं तो तुम मुझे झूठा कह सकते हो, और अगर ये तमाम बातें सही हैं और सच हैं, या फिर तुम्हारे लोगों को इन्हीं तमाम बातों का इल्म है, तो ये समझ लो कि उन्होंने ही हमारे साथियों से ये तमाम बातें कही होंगी। नौजवान पुरजोश लहजे में बोला, और मैं आहिस्ता से गर्दन हिलाने लगा। माकूल जवाज़ है। बिलाशुबा तुम जो कुछ कह रहे हो सच कह रहे हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, मंसूबा क्या है? मंसूबा यह है कि यहाँ से तुम लोग रवाना हो और किसी मुनासिब जगह वो लोग तुम्हें कत्ल कर दें। वो तुम्हारे हथियारों से खौफज़दा हैं, और ये भी जानते हैं कि तुम दोनों बहुत ताकतवर और ज़हीन हो, इसलिए वो तुम्हें मौका पाकर कत्ल करना चाहते हैं। हमारे आदमियों के पास हथियार नहीं हैं। ये तमाम लोग सहराए आज़म से बुरी तरह उकता चुके हैं। अगर उकता ना चुके होते तो बहुत से अच्छे मौके छोड़कर वापसी की न ठानते। जब तुम्हारे साथियों ने उनके सामने ये तजवीज़ पेश की कि अगर मुमकिन हो सके तो वो उनका साथ दें और ख़जाना हासिल करने में उनकी मदद करें। ख़जाना हासिल हो जाए तो उन दोनों को कत्ल कर दिया जाए और वो सब आपस में ये ख़जाना तकसीम कर लें। तो हमारे साथियों ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि वो हर कीमत पर वतन वापस जाना चाहते हैं, वरना सहराए आज़म में ख़जानों की तलाश बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और वो खुद भी सब कुछ कर सकते थे, और उन्होंने इसीलिए हाथी दांत पर इक्तफा किया है। वैसे हाथी दांत के अलावा इन लोगों के पास कच्चा सोना भी है, जो इन लोगों ने बड़ी एहतियात के साथ छुपा रखा है। जब वो खजाने के लिए तैयार ना हुए तो तुम्हारे साथियों ने उन्हें पेशकश की कि वो खुद भी उनके साथ निकल जाना चाहते हैं, और काहिरा में एक बड़ी दौलत जो तुम दोनों की है उसे हासिल करने के बाद आपस में तकसीम कर लेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाए और तुम वापस सरजमीन मिस्र ना पहुंच सको। हमारे साथी इन तीनों की बात पर रजामंद हो गए हैं, और उन्होंने इन तीनों से गठजोड़ कर लिया है
और फैसला कर लिया है कि यहाँ से वापस जाते वक्त तुम दोनों को कत्ल कर दिया जाएगा। तुम्हारे 3 साथी महफूज हैं, क्योंकि यही तीनों तुम्हारी इस दौलत की निशानदेही कर सकते हैं जो काहिरा में है। मैं और सादान सख्ते के आलम में रह गए। जो कुछ इस नौजवान ने बताया था उसमें ज़रा भी गलत गोई नहीं थी। अगर ये तमाम बातें इन लोगों के सामने ना की जाती तो उन्हें कैसे मालूम हो जाती? सादान ने पुरजोश लहजे में कहा। इन लोगों को उनकी इस साजिश का जवाब दिया जाएगा। वो कैसे? मैंने पूछा। इन्हें कत्ल कर दिया जाए और इनके जिस्मों में गोलियां उतार दी जाएं, सादान ने गुर्रा कर कहा। खुद को काबू में रखो सादान, ये किसी तौर मुनासिब नहीं होगा। तो फिर उनके हाथों कत्ल हो जाओ। नहीं, ये भी इतना आसान नहीं है। हम चूहे नहीं हैं। अगर ये बात हमारे इल्म में ना भी आती फिर भी हम इतनी आसानी से इनका शिकार नहीं बन सकते थे। इनमें से आधे कम हो जाते। क्या ऐसे गद्दारों को सजा देना मुनासिब नहीं है? सादान का गुस्सा कम नहीं हुआ। नहीं, हम इनमें से किसी एक को भी नुकसान पहुंचाने का हक नहीं रखते। दुनिया का कानून यहाँ लागू नहीं होता। यहाँ इंसानियत का कानून हर शख्स के रोगोपै में होता है, लेकिन ये कानून इन्होंने तोड़ा है। वो उनका फेल है। हमारा ज़मीर हमें इसकी इजाज़त नहीं देगा। लेकिन इस बात पर मुझे भी गुस्सा आ गया। ठीक है, इसके बाद जो कुछ करना है वो तुम्हें खुद करना होगा। मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैंने कहा और सादान चौंक पड़ा। वो चंद लम्हात खामोश रहा, फिर आहिस्ता से बोला, सॉरी चचा जान। हाँ दोस्त, अब तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा? विलियम पॉल। तुम हमसे क्या चाहते हो और तुमने ये कीमती इत्तला हमें क्यों दी? मैं बस ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे और प्रोफेसर अतर को अपनी पनाह में ले लें। प्रोफेसर अतर कौन है? मैंने ताज्जुब से पूछा। वो बुजुर्ग जो एशियाई हैं, उनकी कहानी मैं बाद में तुम्हें सुनाऊंगा। कहाँ है वो? मैंने पूछा। उस तरफ सो रही हैं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं इसी वक्त उन्हें जगा लूंगा। तुम्हारा नाम विलियम पॉल है, जबकि प्रोफेसर अतर किसी एशियाई मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। तुम्हारा आपस में क्या ताल्लुक़ है? मैंने पूछा। कोई ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ इंसानी रिश्तों की बात करो। और उस इंसानी रिश्ते के तहत प्रोफेसर अतर मेरे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि मैं तकरीबन 16 साल से उनके साथ हूँ। 16 साल से? मैंने ताज्जुब से पूछा। हाँ, गोया प्रोफेसर अतर तुम्हारे हम वतन हैं। मेरा मतलब है वो तुम्हारे साथ ही रहते हैं। नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? शायद तुम इस पर यकीन ना करो। ऐसी क्या बात है जो नाकाबिल यकीन है? तो सुनो, मैं 16 साल सहराए आज़म अफ्रीका में गुजार चुका हूँ, विलियम पॉल ने जवाब दिया। 16 साल सहराए अफ्रीका में? तुम्हारी उम्र क्या है? तकरीबन 22 साल। गोया तुम 6 साल के थे जब तुम अफ्रीका में आए। हाँ, और यहाँ अजीबोगरीब हालात का शिकार रहा। तुम मेरी कहानी सुनोगे तो हैरान रह जाओगे, उसने कहा। तो क्या तुम यहाँ अकेले थे? नहीं, मैं अपने अहले ख़ानदान के साथ था। मेरा मतलब है मेरे वालिद, माँ और 2 भाई भी मेरे साथ थे, लेकिन वो सब आहिस्ता आहिस्ता लुक़्मा अजल हो गए। सिर्फ मैं बच गया। तब तो तुम्हें सहराए आज़म के बारे में बहुत सी मालूमात होंगी। ये सारी बातें तुम अभी क्यों पूछ रहे हो? वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। पहले अपने बचाव का बंदोबस्त करो। विलियम पॉल, क्या प्रोफेसर अतर इन लोगों से अदम ताउन के लिए तैयार हो जाएंगे कि उन्हें छोड़कर हमारा साथ दें? हाँ, मैंने कहा ना, वो खुद भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मगर एक सवाल का जवाब दे दो विलियम। पूछो, वो भी पूछो, विलियम पॉल ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इस टोली में कैसे शामिल हुए? तशद्दुद के जरिए इन लोगों ने हमें अपना गुलाम बना लिया। हम इनके लिए बार बर्दारी के मजदूरों का काम दे रहे हैं। गोया तुम लोग मुहज़्ज़ब दुनिया में नहीं जाना चाहते। ये बात नहीं है, लेकिन भरोसे से कैसे कहा जा सकता है कि ये लोग हमें मुहज़्ज़ब दुनिया तक ले जाने का बायस बन सकते हैं या नहीं? ये तो ठीक है। वैसे तुम खुद ख्वाहिशमंद हो इस बात के कि सहरा से निकलकर मुहज़्ज़ब दुनिया तक पहुंच जाओ। हाँ, खलूस दिल से। मैं तो अरसे से इस सिलसिले में सोच रहा हूँ, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि तुमने 6 साल की उम्र से सहराए अफ्रीका में ज़िंदगी बसर की है और इसके बावजूद तुम काफ़ी मुहज़्ज़ब हो। मैंने कहा ना, मेरी कहानी बहुत अजीब है। मैं अपने वतन से बखूबी वाकिफ़ हूँ और उसके तमाम आदाब जानता हूँ। वाकई हैरत अंगेज़ बात है विलियम पॉल। हम तुम्हारी हदायत पर अमल करने के लिए तैयार हैं। ये बताओ हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले यहाँ से दूर निकलने की कोशिश। मैं कुछ और चाहता हूँ चचा जान, सादान ने कहा। वो क्या? ये कि सबके सब सो रहे हैं, क्यों ना इनके हथियार हम अपने कब्जे में ले लें। सादान, इतना आसान नहीं होगा, वो खुद भी चूहे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस सिलसिले में कोई मदाखलत हो तो फिर सूरत हाल तो आपके इल्म में आ चुकी है। जब वो लोग गद्दार हैं तो फिर हमें इन्हें हलाक करने में क्या आर हो सकता है? अच्छा ठीक है, हथियार भी हासिल कर लेंगे। पहले तुम ये फैसला कर लो कि हमें करना क्या चाहिए। ठीक है, मेरे जहन में एक तजवीज़ है, विलियम पॉल ने कहा। वो क्या? यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। हम लोग जिस जगह ठहरे थे वहाँ से बाएं सिमत बहुत मुख्तसर से फासले पर गारों का एक सिलसिला फैला हुआ है। ये चट्टानें जो सामने नज़र आ रही हैं, उनके कुछ हिस्सों में गार भी हैं।
उनमें से ही किसी गार में हम पनाह ले लेते हैं। इनको गलत रास्ते पर डालने के लिए हम कुछ ऐसे निशानात छोड़ देंगे जिनसे इन्हें ये एहसास हो कि हम इस सिमत से निकल गए हैं, लेकिन दर हकीकत उन गारों में पनाह लेंगे और इंतज़ार करेंगे कि ये लोग यहाँ से दूर निकल जाएं। विलियम पोल की तजवीज़ काफ़ी हद तक दुरुस्त है, मेरे ख्याल में मान लेनी चाहिए, मैंने कहा और सादान खुश हो गया। वो उन लोगों को कत्ल करने के दरपे था। नौजवान आदमी था, लेकिन मैं कम अज़ कम बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतारना नहीं चाहता था। मैंने उसे ठंडा कर लिया, अब देर करना बेकार था। सादान और उस नौजवान ने यह जिम्मेदारी अपने सर ले ली थी कि वो उनके हथियार हासिल कर लेंगे। विलियम पोल ने मुझे प्रोफेसर के बारे में बता दिया। प्रोफेसर एक चट्टान की आड़ में सो रहा था। चुनाचे मैं अपनी जगह से रेंगता हुआ उस चट्टान के पास पहुंच गया और प्रोफेसर अतर के नज़दीक लेट गया। मैंने उसे आहिस्ता आहिस्ता झंझोड़ा तो उसने आंखें खोल दी। फिर किसी कदर हक्का बक्का से अंदाज में बोला, कौन है, क्या बात है? प्रोफेसर, बराहे करम खुद को संभालिए, मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो, मैं खुद को संभाले हुए हूँ, पहले नींद के आलम में था लेकिन अब जाग गया हूँ। प्रोफेसर अतर, आप विलियम पोल को जानते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्या हुआ है उसे? प्रोफेसर अतर के लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। कुछ नहीं हुआ उसे, उसने मुझे आपके बारे में बताया है। उसकी तजवीज़ है कि हम सब लोग यहाँ से निकल चलें। मेरा मकसद है मैं, विलियम पोल, सादान और आप, क्योंकि इन लोगों ने हमारे कत्ल का प्रोग्राम बनाया है। विलियम ने तुम्हें तफसीलात बता दी, चलो अच्छा ही किया, मैंने उससे यही कहा था। हाँ, विलियम ने मुझे बता दिया है। तो तुम विलियम की बात पर अमल करने के लिए तैयार हो? हाँ, जिंदगी बचाना मकसूद है प्रोफेसर। मेरा साथी तो उन लोगों को कत्ल कर देना चाहता है, लेकिन मैं कत्लो गारत गरी नहीं चाहता। ठीक है, लेकिन ये बड़े दरिंदा सिफ्त लोग हैं और अगर हम इनकी दस्तरस से दूर ना निकल गए तो ये हमें ज़रूर हलाक कर देंगे। तुम जल्दी से तैयारी करो कि यहाँ से निकल चलें, प्रोफेसर अतर ने कहा और मैंने गर्दन हिला दी। यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, मैंने कहा। बस आप तैयार रहें, बस थोड़ी देर के बाद हम यहाँ से कूच करने वाले हैं। मैं तैयार हूँ, प्रोफेसर अतर ने जवाब दिया। मेरी निगाहें इधर उधर भटक रही थीं, जहाँ विलियम और सादान अपना काम सर अंजाम दे रहे थे। प्रोफेसर अतर भी उठकर बैठ गया। वो लोग अभी गहरी नींद सो रहे थे। सादान आहिस्ता से बोला, उनके पास पिस्तौल रह गए हैं, अगर मैं पिस्तौल उनके लिबासों से निकालने की कोशिश करता तो वो यकीनी तौर पर जाग जाते। चुनाचे अब इस सिलसिले में क्या राय है? कोई हर्ज नहीं है, पिस्तौल रहने दो, पिस्तौलों से वो मुकाबला नहीं कर सकते। वैसे भी हम कोशिश करेंगे कि वो हमारे नज़दीक ना पहुंचने पाएं। तो फिर ठीक है, मेरे ख्याल में अब यहाँ रुकना मुनासिब नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि पहले तुम लोगों के साथ चलूँ या पहले वो निशान बना दूं जिससे वो लोग गलत रास्तों पर चल पड़ें। मेरा ख्याल है कि हम पहले ये निशान बना देते हैं, उसके बाद घूमते हुए उस जगह पहुंच जाएंगे। विलियम पोल ने मशवरा दिया और मैंने उसके इस मशवरे पर भी इत्तफाक के राय किया। इसके बाद हमने सामान के थैले अपने जिस्मों से बांधे और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह से नीचे ढलान में उतरने लगे। हम इतनी एहतियात से यह ढलान तय कर रहे थे कि हमारे पाँव के नीचे से कोई पत्थर आकर भी लुढ़कने ना पाए, ताकि ये लोग होशियार न हो जाएं। हम लोग नीचे उतरते रहे और थोड़ी देर के बाद इतने फासले पर आ गए कि वहाँ से हमारी बातों की आवाज़ ना सुनी जा सके। इसके बाद सामान में से हमने कुछ चीज़ें वहीं गिरा दी। इसके बाद कुछ और आगे बढ़े और एक आध चीज़ और नीचे गिरा दी। मकसद यही था कि वो लोग इस रास्ते पर चल पड़ें और ये सोचे कि हमने इधर ही सफ़र किया है। फिर बड़ी एहतियात से लंबा चक्कर काट कर विलियम के बताए हुए रास्ते पर उस जगह पहुँच गए जहाँ चट्टान उभरी हुई थी। एक बहुत बड़ी चट्टान की आड़ में विलियम ने एक गार की जानिब इशारा किया और कहने लगा, ये गार इत्तफाक से मैंने देखा था, इन लोगों को इसके बारे में पता नहीं। मेरे ख्याल में हम लोगों को अपना तमाम सामान इसमें मुंतकिल कर देना चाहिए। यहाँ और भी चंद गार हैं, गोया तुम्हारे ख्याल में ये महफूज हैं? यकीनन, मेरा दावा है कि उनकी तवज्जो इस तरफ ना होगी। वो यही सोचेंगे कि हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से दूर निकल गए। इसके बाद तो वो हमारी तलाश में दौड़ पड़ेंगे या फिर अपना रास्ता इख्तियार करेंगे। ठीक है, मैंने जवाब दिया। हमने अपना सामान उस बड़े गार में मुंतकिल कर दिया। चट्टान में छोटे छोटे और कई गार थे। चुनाचे मैं और प्रोफेसर एक गार में चले गए। विलियम पोल और सादान दूसरे गार में पोशीदा हो गए। यहाँ हम रात गुजरने का इंतज़ार करने लगे।